to all of you. Dear student, मैं सुदर्शन प्रसाद लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ संस्था से इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर के बच्चों को, विद्यार्थियों को IMREM का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। इसमें चैप्टर नंबर 10 में इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टिंग एंड ऑयल प्यूरिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाला है। तो पिछले भी लेक्चर में हमने कुछ इसमें संबंधित पॉइंट पर डिस्कस किया था कि विद्युत रोधन या विद्युत रोधी मटेरियल जो होते हैं समय के साथ साथ या अधिक तापमान बढ़ने के साथ साथ उनका विद्युत रोधन सामर्थ्य खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और नमी पाने की वजह से भी उनका इंसुलेशन मटेरियल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम हो जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि उस विद्युत रोधी पदार्थ का प्रतिरोधक क्षमता जो है तापमान बढ़ने के साथ साथ एक कंडक्टर के रूप में भी बिहेव करने लगता है, मतलब एक चालक पथ तैयार कर लेता है। तो यह भी हमारे लिए नुकसानदायक है। तो आइए देखते हैं कि इनकी प्रतिरोधक क्षमता को किस प्रकार से नुकसानदेह है और भारतीय इलेक्ट्रिसिटी रूल के तहत क्या क्या नियम कायदे हमें बताए गए हैं या सुझाए गए हैं। तो आइए यहाँ पर देखिए, ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑन इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस। विद्युत रोधन प्रतिरोधन पर मॉइस्चर यानी नमी एवं टेम्परेचर का प्रभाव। तो आइए देखते हैं यहाँ पर टेम्परेचर के लिए, जब किसी इंसुलेटिंग मटेरियल यानी कि कोई विद्युत रोधी पदार्थ है, तो जब किसी विद्युत रोधी पदार्थ का तापमान बढ़ता है तो उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस नष्ट हो जाता है, यानी उस विद्युत रोधी पदार्थ का जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है। कृपया माइक बंद कर लीजिए जिसका भी ओपन हुआ हो। शुभम चौरसिया, आपका माइक खुला हुआ है, कृपया बंद कीजिए। तो जब किसी भी विद्युत रोधी पदार्थ के तापमान में वृद्धि होती है तो उसका विद्युत रोधन प्रतिरोध जो है खत्म हो जाता है। कभी कभी अधिक तापमान बढ़ने पर विद्युत रोधी पदार्थ या कह सकते हैं इंसुलेटर को भी एक अच्छे विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो वह भी अच्छे चालक का भी कार्य करने लगते हैं। तब जब अधिक तापमान बढ़ जाता है तब तो विद्युत रोधी पदार्थ भी चालक की तरफ बिहेव करने लगते हैं और उसमें भी धारा प्रवाहित होने लगती है, जो कि नहीं होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट मॉइस्चर के लिए देखिए, माइक बंद कर लीजिए शुभम चौरसिया जी प्लीज। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि किसी विद्युत रोधी पदार्थ पर नमी का भी प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण विद्युत रोधी पदार्थ अल्प चालक की तरह कार्य करने लगता है, यानी कि हल्की फुल्की कंडक्टिंग पथ की तरह या कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। नमी से विद्युत रोधी पदार्थ का सामर्थ्य घट जाता है तथा इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस यानी कि विद्युत रोधन प्रतिरोधन भी घट जाता है। अब आइए देखते हैं भारतीय मानक संस्थान के अनुसार विद्युत रोधी पदार्थों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो विद्युत रोधी पदार्थ है, जो मटेरियल है, चाहे कागज है, आवाज सर फंस क्या रही है, अदरक है, एस्बेस्टस है, और ये जो पदार्थ है इनको हम किस तरीके से यूज में लाएंगे। किसी का माइक खुला हुआ है?
ये क्रिपिंग की आवाज क्यों आ रही है? चौरसिया का माइक खुला है सर। शुभम कुमार चौरसिया का खुला हुआ है सर। सर चलिए माइक बंद कर लीजिए। हाँ, तो देखिए भारतीय मानव संस्थान ने विद्युत रोधी पदार्थों को कितने भागों में क्लासिफाइड किया है, तो आइए देखते हैं। जी दिखाई नहीं दे रहा है। पदार्थों दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई दे रहा है ना? दिखाई भी दे रहा है, छोटा सुनाई है भी जी। दे रहा। आप लोग ऐसे क्यों कर? चलिए देखते हैं। आवाज आ रही है? आवाज नहीं मिल रही है? हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज हमें आ क्लियर रही नहीं है। आ रही, पंखा बंद कर रहा है सर। तो आवाज मुझे भी क्रिपिंग की आवाज आ रही है। एक बार आवाज क्लास एंड क्लियर कर नहीं आ करके रहा फिर है। से शुरू करिए सर। सर हेलो, अभी भी आ रही है। किसी का माइक खुला है? सर आवाज देखिए, अब उसके लिए हम क्या कर सकते, पता नहीं कहाँ से फाल। विद्युत पदार्थों को भारतीय मानक संस्थान विद्युत पदार्थों को आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो मैं लिख रहा हूँ, तो लिखा हुआ पढ़ते रहिए और नोट करते रहिए। विद्युत रोधी पदार्थों को तो किसी का माइक खुला, वहीं से आवाज आ रही है। मुंह में क्या सजी? हाँ, संसाधित मछलियों पेपर डल गया है। पता नहीं, अभी तो मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। वैसे हमारे हिसाब से तो समय आने पर ऑफलाइन पेपर होगा। शायद पेपर अगस्त में होगा सर जी। हाँ, तो ऑफलाइन होगा। अभी कुछ टाइम माइक चल रही है।
आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर जी। हम बोल ही कहाँ रहे हैं, हम बोल ही नहीं रहे हैं, बस कुछ दिख रहा है, नोट कर लीजिए। क्लास वाई, क्लास ए, क्लास ई, क्लास बी, क्लास एस, क्लास एच, क्लास टी। किसका माइक खुला है सर? पता नहीं किसने खोला है यार, हम बोल रहे हैं तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। आवाज पता आ नहीं रही है किसने सर खोला उसके है। यहाँ विकास से। यादव, विकास यादव बोल रहे हैं। यस सर। हाँ, पता नहीं किसने खोला है, हमको दिख भी नहीं रहा कि सर एक बार क्या करिए, क्लास को एंड करके फिर से कर दीजिएगा तो बंद हो जाएगा वो सर। ये शुभम सर ये कौन है? 109 कोई खोला है शुभम करके। हाँ, बंद कर दिया मैंने, यहाँ से बंद कर दिया। चलो अब नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए जो भारतीय मानक संस्थान है, अर्थात कह सकते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार थर्मल स्टेबिलिटी तथा तापमान के निर्धारण के लिए 7 भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें पहला है क्लास वाई, क्लास दूसरा क्लास ए, तीसरा क्लास ई, चौथा क्लास बी, पांचवा क्लास एफ, छठवां क्लास एच और सातवां क्लास सी में क्लासिफाइड किया गया है। आइए देखते हैं कि क्लास वाई में क्या कहा गया है कि पदार्थ का विद्युत रोधन कैसा होना चाहिए, कितनी क्षमता होनी चाहिए, कितने टेम्परेचर पे होना चाहिए और कौन कौन से धातु या कौन कौन से पदार्थ इसमें इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक सबका यूट्यूब हो पे ही गया पढ़ा है। रहे हैं क्या सर जी? जी क्या कह रहे हैं? यूट्यूब पे ही पढ़ा क्या रहे कहा हैं क्या? आपने? यूट्यूब पे ही पढ़ा रहे हैं क्या सर यूट्यूब जी? पे कहा देखा है सर आपने? सर हाँ सर देखे हाँ, तो हैं। यही आप लोगों को, आप ही लोगों नाम का नहीं पढ़ाया बताया गया यार। लेक्चर जैसा भी पढ़ाता हूँ बस वैसे ही डाल देता हूँ। एक्चुअली में क्या है कि अब यूट्यूब पे इसमें अपलोड होता डिस्कशन भी है सर? चलता रहता है। हाँ यूट्यूब पे अपलोड करते हैं क्या? हाँ, अपलोड करता हूँ। देखिए ऊपर चैनल का नाम लिखा हुआ है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर सुदर्शन प्रसाद के नाम से है। अगर आप लोगों को कोई अच्छा नाम और मिल जाएगा तो बताइएगा, चेंज कर देंगे। सर वहीं पे देखते हैं, व्यू करते हैं ना, आपका फायदा। हम्म हम्म। अब आप लोगों को जैसे पढ़ाते हैं, आप लोग भी बीच बीच में बोलते रहते हैं तो सारी चीजें रिकॉर्ड होती है ना, तो बस वैसे ही अपलोड कर देते हैं। अब मेरे पास एडिट करने का कोई इतना झंझट नहीं है, टाइम ही नहीं है। यस सर, सही है सर। तो यहाँ तक हो गया हो तो हम इसको रफ करें तो फिर क्लास वाई के बारे में डिस्कस करते हैं कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए और कौन कौन सा मटेरियल इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए। सब्सक्राइब बढ़वाना हो तो बताइएगा सर। अरे नेकी और पूछ पूछ, ये तो आप लोगों की श्रद्धा आपको होनी चाहिए, प्रेम प्रेम होना आपको चाहिए। भेज देंगे सर। सर जी यूट्यूब पे हाँ पढ़ा है, उसी भरोसे तो हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। सर एमसीक्यू उस पे अपलोड क्या करते रेट? हैं? नहीं, अभी सब्सक्राइब तो क्या रेट एमसीक्यू बनाए ही नहीं, अपलोड कहाँ करेंगे, है ना। अब उसके लिए प्रॉपर हमारे पास समय हो तब तो हम करें। चलिए आइए देखिए। सर जी आपका व्हाट्सअप नंबर है क्या ऊपर? हाँ हाँ, जी सर जी। क्लास वन, ठीक है।
हाँ, काम की चीजें अगर डिस्कस करनी हो, कुछ पूछना हो, कोई अच्छी मटेरियल हो जो आप मुझे देना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो उसके लिए उस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा ऐसे चुटकुलेबाजी करने के लिए वो मैसेज ना करिएगा प्लीज। इसीलिए हम नंबर नहीं दे रहे थे, लेकिन अब दे दिए हैं आप लोगों को सुविधा के लिए। सर ग्रुप बना दीजिए ना आई एम आर का। हाँ, तो इस ग्रुप बना श्रेणी के दीजिए एक तो। अंतर्गत। अरे आप लोग बना लो यार, बना के मुझे जोड़ लेना। इस श्रेणी के अंतर्गत विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ 90 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान तापमान बिना अपना विद्युत रोधी गुण खोए, बिना अपना विद्युत रोधी गुण खोए हुए रोधी गुण खोए हुए बिना अपना विद्युत रोधी गुण खोए सहन कर सके का सामर्थ्य इस श्रेणी के अंतर्गत। जेई की भी तैयारी कराते हैं क्या आप? हाँ, तैयारी कराते हैं क्या सर जी? नहीं, अभी नहीं, जी जब फुर्सत होगा तब फिर देखेंगे। जी सर जी। अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा, आप लोग सब कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। आप सर जी एकदम अच्छे लग रहे हैं, जच रहे हैं। थैंक यू। इससे पहले नहीं लग रहा था। ठीक है, जरा ऐसे नोट कीजिए। एमसीक्यू का सर जी नोट हो प्रैक्टिस गया। करा दीजिए एक आध। बस बस आप लोगों का लेक्चर बस खत्म हो रहा है, तो हमें अगले लेक्चरों में एमसीक्यू ही डाल देंगे जी जी सर जी। और एमसीक्यू बनाना शुरू करेंगे तो इसी चैप्टर से शुरू करेंगे। अब क्लास ए में इस वर्ग के अंतर्गत विद्युत रोधी, अब ये हो गया ना वाई वाला। अब यहाँ पर लिखिए ए, क्लास ए इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पदार्थ 105 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बिना अपना विद्युत रोधी गुण खोए सहन कर सकने में समर्थ हो। ठीक है, इसके अंतर्गत संश्लेषित
सब में यही लाइन लिखनी है और बस यहाँ पर टेम्परेचर चेंज करना है और यूजेज चेंज करने हैं। ठीक है, तो एक लाइन आपने इतना लिख लिया है, सबके जगह पर केवल हम टेम्परेचर लिखा दे रहे हैं और क्या कहते हैं उसका पदार्थ का नाम एग्जाम्पल में लिखा दे रहे हैं, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा सेक्शन। तो देखिए संश्लेषित या फिर लेपित अथवा तेल जैसे लेपित अथवा तेल जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में डूबे हुए तो कॉटन हो गया, सिल्क पेपर हो गया तथा इनसे निर्मित विद्युत रोधी पदार्थ, इनसे निर्मित विद्युत रोधी पदार्थ आते हैं। ठीक है, तो ये क्लास ए के लिए हो गया। क्लास ई के लिए कहा गया है कि इसके अंतर्गत 120 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को बिना अपना विद्युत रोधी गुण खोए सहन करने का सामर्थ्य होना चाहिए। ठीक है, तापमान सहन करने का सामर्थ्य होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल में जैसे क्या है, सिंथेटिक कार्बन रेजिन, सिंथेटिक कार्बन रेजिन एनमेल्ड वायर्स और उसके बाद सेलुलोज ट्राइएसिटेट फिल्म। क्लास बी, क्लास बी में 130 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान विद्युत रोधी गुण खोए बिना सहन करने का सामर्थ्य होना चाहिए, जैसे माइका ग्लास, माइका वो वाला माइका नहीं जिसमें अपना घर छोड़ के दूसरे के घर जाना पड़ता है। ठीक है, ये एक पदार्थ है, ग्लास फाइबर, एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस संश्लेष एवं लेपन वाले ठीक है, तो ये क्लास बी हो गया। क्लास एफ ऊपर चलते हैं। क्लास एफ में क्या है,
155 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बिना खोए समर्थ हो। एग्जाम्पल में अभ्रक, एस्बेस्टॉस, अभ्रक, एस्बेस्टॉस, कांच, रेसे वाले सिंथेटिक बंध से, कांच, रेसे युक्त बंध, सिंथेटिक बंधक से युक्त रेसे वाले संसेचन क्लास एच 180 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को बिना विद्युत रोधी गुण खोए हुए सहन करने का सामर्थ्य होना चाहिए। जैसे सिलिकॉन रेजिन से संश्लेषित, सिलिकॉन रेजिन से संश्लेषित कहा गया इसमें लिखना। संश्लेषित का मतलब उसमें भिगा हुआ, डुबोया हुआ या लेपन किया हुआ, यही इसका मतलब होता है। संश्लेषित पदार्थों से युक्त माइका, ग्लास फाइबर, माइका, सर दोनों 180 डिग्री? हाँ दोनों 180 डिग्री है। या दोनों 180 डिग्री या 185 कर लीजिए, कोई फर्क नहीं है। 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री बढ़ जाता है, कोई दिक्कत ठीक है। दिक्कत है तो 180, 190 कर सकते हैं। 10 डिग्री कोई ज़्यादा नहीं। चलिए 185 डिग्री कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है 185 या 190 तक भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तो फिर सीधा आता है 200 डिग्री की श्रेणी पे। अब आगे चलते हैं। एक अलग से श्रेणी है जिस उसको भी कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन उसमें यह बात कही गई है कि कोई ऐसा विद्युत रोधी पदार्थ जो अपना तापक्रम 200 या 220 या 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक
बिना खोए अपने विद्युत रोधी गुण को समर्थ रह सके। तो उसमें क्या क्या है? सर वो क्लासिफाइड नहीं है। हाँ, उसको कोई नाम नहीं दिया गया है, बस उसमें टेम्परेचर को डिसाइड किया गया है कि 200 या 220 या 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो, तो उसके अंदर पदार्थों के नाम दिए गए, लेकिन उसको किसी श्रेणी में नहीं रखा गया है। ठीक है, उसको किसी श्रेणी में नहीं रखा गया है। ठीक है, लिखिएगा। ये सब नाम है। ठीक है, टेक्सटाइल को उपचारित करके एक प्रकार से एस्बेस्टॉस के रूप में परिवर्तित करना, या रूपांतरित मटेरियल को क्या कहते हैं? टेक्सटाइल उपचारित, यानी ट्रीटमेंट किया हुआ। टेक्सटाइल ट्रीटमेंट एस्बेस्टॉस। अभ्रक सिलिकॉन रेजिन, अभ्रक इंसुलेशन ऑयल। अब आगे चलते हैं, इंसुलेशन ऑयल पढ़ते हैं। जो इंसुलेशन के लिए ऑयल का प्रयोग किया जाता है, यानी कभी कभी कोई ऐसी कॉइल होती है जिसे कॉइलों को तेल में डुबो कर रखा जाता है, ताकि हीट होने पर उन कॉइलों को नमी प्रदान कर सके या ठंडक प्रदान कर सके। ठीक है, शीतलक का काम करने से। तो देखिए इंसुलेशन ऑयल। ठीक है, विद्युत रोधी तेल, विद्युत रोधी तेल। इसमें लिखिएगा ट्रांसफार्मर तथा स्विच गियर में, ट्रांसफार्मर एंड स्विच गियर में डाइलेक्ट्रिक एंड शीतलन माध्यम के, यानी कूलिंग मीडियम के रूप में, कूलिंग मीडियम के रूप में उपयोग होने वाला
तेल विद्युत रोधी तेल कहलाता है। ऑयल कहलाता है। यह प्राकृतिक कच्चे पेट्रोलियम को यह नेचुरल क्रूड ऑयल क्रूड पेट्रोलियम को रिफाइनरी रिफाइन करके प्राप्त किया था। रिफाइन करके प्राप्त किया जाता है। मानक विशिष्टियों के अनुसार शुद्ध खनिज हाइड्रोकार्बन तामा स्वच्छ तथा नमी एवं वायु अशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए। वायु अशुद्धियों से इम्प्योरिटी अब नीचे वाले चीज को ऊपर लिखने जा रहा हूँ। ठीक है। विद्युत रोधी तेल के मुख्य लक्षण या कारक क्या क्या है? कारक है ना, जो एक विद्युत रोधी तेल को अच्छा बनाने के लिए या फिर उपयोगी बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो आइए देखते हैं पावर पॉइंट। ठीक है। बहाव बिंदु का तात्पर्य या बहाव बिंदु वह बहाव बिंदु वह न्यूनतम तापमान है, वह मिनिमम
टेम्परेचर है जिस पर गर्म होते ही विद्युत रोधी तेल बहना आरंभ कर देता है। ट्रांसफार्मर को कितना मिनिमम तापमान तक प्रचालित किया जा सकता है? ट्रांसफार्मर को कितना मिनिमम तापमान पर ऑपरेट किया जा सकता है? इसका निर्धारण बहाव बिंदु के अनुपात द्वारा किया जाता है। इसका निर्धारण बहाव बिंदु के अनुपात द्वारा होता है। ठीक है। विद्युत रोधी तेल 9 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जमना आरंभ कर देता है और शीतलन कार्य में बाधा उत्पन्न करने लगता है। यानी कि जो हमारा तेल है, विद्युत रोधी तेल जो है 9 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जमना आरंभ कर देता है और 9 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम तापमान होगा तो वो क्या हो जाएगा? जम जाएगा, और जम जाएगा तो शीतलन कार्य में रुकावट आने लगेगी। इसलिए इसका तापमान कम से कम 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक होना चाहिए। आगे चलते हैं। दमक बिंदु यानी फ्लैश पॉइंट। दूसरा पॉइंट है फ्लैश पॉइंट। लिखेगा, दमक बिंदु वह तापमान है जिस पर विद्युत रोधी तेल गर्म होने पर दमक बिंदु वह तापमान है जिस पर विद्युत रोधी तेल गर्म होगा। विद्युत रोधी तेल गर्म होने पर उसके पास एक छोटी पायलट ज्वाला पायलट मतलब चिंगारी की तरह, ठीक है, ज्वाला लाने पर तेल में दमक उत्पन्न हो जाती है। तेल में दमक उत्पन्न हो जाती है। विद्युत रोधी तेल का
विद्युत रोधी तेल का दमक बिंदु कहलाता है। नहीं, विद्युत रोधी तेल का दमक बिंदु 140 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है। ठीक है, अगर दमक बिंदु को अगर आप देखना चाहते हो तो अब तो कैसे दिखाएं हम आपको, लेकिन एक बात कह सकते हैं मोटे तौर पर, जैसे कि कलछी में लेकर चले तेल लेकर के जब आदमी छौंका लगाने की तैयारी करता है तो जब काफी मात्रा में जब गर्म हो जाता है तो तेल के जिस पात्र में रखा हुआ कलछी में तेल होता है उसके आसपास अगल बगल हल्की सी लौ जैसा दिखने लगता है ना। कभी कभी तो आग पकड़ लेता है, तो आग पकड़ने वाली स्थिति को नहीं कह रहे हैं। जब उसमें चिंगारी जैसा उत्पन्न होता है, ऊपर ऊपर बूंद बूंद जैसा जलता हुआ दिखता है, तेल छिटकता है तो जलने लगता नहीं, तो उसी तरीके से एक छोटी सी दमक बिंदु यानी कि ज्वाला उत्पन्न हो जाती है। ये नीचे वाली लाइन दूसरे सेक्शन का है, दूसरे पार्ट का। सर इसे तो अब देखिए ट्रांसफार्मर विद्युत जलने की भी डर है। हाँ, इसे तो ट्रांसफार्मर तो बर्न वहाँ होने की पर भी डर है। हाँ, तो ट्रांसफार्मर तो तब बर्न होगा जब इसके अंदर नमी प्रवेश की जा कर जाए या फिर चिंगारी विंगारी उसके पास आ जाए। तो तेल को एक ऑयल टैंक के अंदर बढ़िया से सील करते हैं ताकि उसमें तनिक मात्रा भी एयर का लीकेज वगैरह नहीं होता है, तो चारों तरीके से पैक्ड है। और जब हमारी वाइंडिंग तेल में बराबर मात्रा में डूबी हुई है तो उसमें चिंगारी स्पार्क ही नहीं होगा तो चिंगारी कहाँ से आएगी। ठीक है, और इसका इतना अच्छा गुण होता है, ये इतना कैपेबल होता है कि अगर हल्की फुल्की चिंगारी आती है तो उसको भी क्वेंच कर देता है, यानी कि बुझा देने का काम करता है। जैसे ऑयल सर्किट ब्रेकर में पढ़ा नहीं है आप लोगों ने कि जब ऑयल सर्किट यस ब्रेकर सर। क्या होता है कि ऑयल में डूबा हुआ होता है, तो वो ऑयल कोई और थोड़े होता है, यही ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इस ऑयल की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि उसमें स्पार्क जो होता है उसको होने नहीं देता है या तो उसको बुझा देता है। हालांकि जब तेल में डूबा ही रहेगा तो उसमें स्पार्क होगा कहाँ से, स्पार्क कहाँ होगा। जब कोई कांटेक्ट एयर के संपर्क में मेक और ब्रेक होता है तब जाकर के उसमें स्पार्क उत्पन्न होता है ना। लेकिन वहां पर तो ब्रेक वगैरह तो कुछ होना ही नहीं है, बस केवल वाइंडिंग ही तो गर्म होती है, उसी वाइंडिंग को ये ऑयल ठंडा करता है। ठीक है, और इस ऑयल का सर्कुलेशन टैंक से होता रहता है, ठंडा गरम। और उसके बाद कूलर का भी प्रयोग किया जाता है ना, कूलेंट मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी ट्रांसफार्मर में देखा होगा बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं ट्रांसफार्मर को ठंडा यस सर, पावर ट्रांसफार्मर में लगा होता है। हाँ, पावर ट्रांसफार्मर में लगा होगा। ठीक है, अभी कहीं आप लोग गए होंगे जैसे हिंडाल्को वगैरह या फिर किसी अन्य पावर प्लांट वगैरह में समर वेकेशन करने के लिए, तो वहाँ पर देखा होगा आप लोगों ने ट्रांसफार्मर के बगल में बड़े बड़े फैन लगे हैं। यस सर। कुछ लड़के जो इधर सोनभद्र रेणुकूट की तरफ है ना, अनपरा वगैरह के रॉबर्ट्सगंज की तरफ, तो वो लोग उधर ही चले जाते हैं अप्रेंटिस समर वेकेशन करने के लिए। तो वहाँ पर है, हमने देखा है, तो वहाँ देखने को मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं। सर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर देखिए, ट्रांसफार्मर एक ट्रांसफार्मर ही होता है, कह रहा है ना, ट्रांसफार्मर कूलिंग ट्रांसफार्मर ही सिस्टम होता के है। लिए क्या होती है? हाँ, लेकिन जिसको हम एक इलेक्ट्रिक सप्लाई को कंज्यूमर तक, छोटे मोटे जो कंज्यूमर हैं जो लाइफ फैन सर्किट चलाते हैं उनकी तरफ भेजना है ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाता है। या फिर बड़े बड़े सर कूलिंग जैसे सिस्टम कुछ इसमें आटा क्या चक्की, होता है? कूलिंग सिस्टम, तो इनकी जो पत्तियां होती हैं
जिसमें ऑयल सर्कुलेट होता है ना, जब इस तरीके से ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, इस तरीके से जो ट्रांसफार्मर होता है, तो ट्रांसफार्मर के बगल में जो शक्तिमान जैसा हाथ है, इसे बना होता है ना, इस तरीके से हाथ बना होता है शक्तिमान जैसा, ये इस तरीके से है ना। तो ये पतली सी पाइप होती है, एकदम इतनी पतली सी होती है, इतनी पतली होती है, ठीक है। तो ये पतली पतली पाइपें होती हैं इस तरीके से, फ्रंट से देखेंगे तो आपको ऐसा ऐसा दिखेगा, ठीक है। और इसके बीच से हवा गुजरती है, क्या है, हवा गुजरती है। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई पंखा है, अगर आप किसी पंखे का देखते हैं तो नीचे अंदर डाना लगा होता है पंखे में, और इसके ऊपर बार बार पतली पतली की जालियां नहीं लगी होती हैं, जालियां पतली पतली, कि इसमें किसी की उंगली ना घुसने पाए। तो इसी तरीके से एक पाइप होती है, इसके अंदर हल्का छेद छिद्र होता है, तेल का सर्कुलेशन टैंक से इसमें आता है, गर्म हो जाएगा तो गर्म होगा तो तेल हल्का होकर ऊपर उठेगा, इसके माध्यम से इधर नीचे, ऊपर से नीचे सर्कुलेट होती रहती है, ठीक है। और हवा इनके अंदर से आती है और निकल जाती है, हवा इस सिरे से घुसती है, आगे से निकल जाती है, इधर से आगे से इधर से हवा निकल जाती कूलिंग है। मीडियम एयर होता है। हाँ एयर, हाँ एयर है, कूलिंग मीडियम जो है एयर हो गया, हवा के माध्यम से। कहीं कहीं ऐसा होता है कि पंखा भी लगाना पड़ जाता है, पंखा भी लगा होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर पंखा थोड़ी लगा होता है, वो एयर सर्कुलेशन अरे होता है, बाहर ऑयल लगेगा क्या? सर्कुलेशन, उसमें ऑयल सर्कुलेशन हाँ होता है। ऑयल सर्कुलेशन, ऑयल सर्कुलेशन होता है। आप हिंडाल्को में एल्यूमिना पावर प्लांट में जब जाइएगा तो वहां पर लगा हुआ है, वहां पर लगा हुआ है। अब आगे देखते हैं, अपना अपना व्यवस्था इस्तेमाल करने का है। जैसे कभी कभी बड़ी मशीनों में छोटे हुए फैन लगे होते हैं अंदर, ठीक है, मोटर की जो शाफ्ट होती है उसी शाफ्ट से लगा दिया जाता है कि वो उसको ठंडा करने के लिए हवा क्रिएट कर सके। आइए देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल इंसुलेटिंग ऑयल। प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल इंसुलेटिंग ऑयल, ठीक है। तो देखिए आदर्श विद्युत रोधी तेल के गुणधर्म, आदर्श विद्युत रोधी तेल के लक्षण लिख लीजिए, लक्षण या गुणधर्म लिख सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्या है। पहला पॉइंट है, फिर एक लाइन से पूरा विद्युत रोधी तेल अपना लिख लीजिएगा, विद्युत रोधी तेल, ठीक है। ये डैश डैश नीचे तक जाएगा। अब आइए देखते हैं विद्युत रोधी तेल में नमी नहीं होनी चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए। दमक बिंदु यानी फ्लैश पॉइंट उच्च होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कम लो या ज्वाला पर ही वो आग पकड़ ले, ऐसी क्षमता नहीं होनी चाहिए उसकी। और डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य उच्च होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है परावैद्युत सामर्थ्य उच्च होना चाहिए। और उसके बाद श्यानता यानी लुब्रिकेशन सिस्टम, श्यानता कम होनी चाहिए। अब आगे देखिए, तेल साफ एवं पारदर्शी होना चाहिए, और उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होना चाहिए,
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उच्च होना चाहिए। और कीचड़ बनने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। कीचड़ बनाने की या कीचड़ कीचड़ बनने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है तेल रासायनिक अशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए। अब अगला है देखिए, अगर हमारे तेल में नमी अगर किसी तरीके से प्रवेश कर गई तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को कम कर देगा और शॉर्ट सर्किट दोष क्रिएट हो जाए। और शॉर्ट सर्किट जब क्रिएट हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर खराब भी हो सकता है, नष्ट भी हो सकता है। ठीक है। हाँ। नमी से क्या होगा? तेल में नमी वायुमंडल से या पानी के संघनन से उत्पन्न होती है। यदि यह प्रवेश कर जाएगी तो क्या होगा? नमी फाइबर, लकड़ी तथा पेपर जैसे आर्द्रता ग्राही पदार्थों द्वारा सोख ली जाती है। ठीक है, तो उसमें नमी को सोखने के लिए ट्रांसफार्मर क्या लगाता है? फाइबर वगैरह लगा होता है, लकड़ी या कह सकते पेपर जैसे आर्द्रता ग्राही पदार्थों द्वारा शोषित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हो गया यहाँ तक? आइए तेल को खराब होने, सड़ने या प्रदूषण होने के कारण देखते हैं क्या क्या है। कॉजेज ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ इंसुलेटिंग ऑयल। ठीक है। डिटेरियोरेशन ऑफ इंसुलेटिंग ऑयल। हिंदी में लिखिएगा, विद्युत रोधी तेल के खराब होने, रोधी तेल के खराब होने, सड़ने, विद्युत रोधी तेल के खराब होने, ठीक है, विद्युत रोधी तेल के खराब होने,
सड़ने या प्रदूषित होने के कारण क्या क्या है, ये देखते हैं। पहला पॉइंट देखिए, विद्युत रोधी तेल खराब होने, सड़ने, प्रदूषणों में मुख्य कारण होने का विद्युत रोधी तेल के खराब होने, सड़ने या प्रदूषित होने, इतना लाइन नीचे लिखने के बाद होने का मुख्य कारण ऑक्सीकरण है। क्या है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीकरण। विशेषकर ऐसी स्थितियों में जब प्रचालन अधिक समय तक विशेषकर ऐसी परिस्थितियों में जब ऑपरेशन अधिक समय तक उच्च तापमान पर हो, ठीक है, खड़ी पाई। तो जब उच्च तापमान पर ऑपरेशन हो रहा है और अधिक समय तक हो रहा है, तब उस समय ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो सकती है। आगे चलते हैं। कॉपर या आयरन जैसी धातु की उपस्थिति, कॉपर या आयरन जैसी धातु की उपस्थिति ऑक्सीकरण को बढ़ावा देती है। ऑक्सीडेशन को बढ़ावा देती है। सामान्य प्रचालन तापमान पर तेल में नॉर्मल ऑपरेशन पर ऑयल में सामान्य ऑपरेटिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर तेल में अम्ल तथा कीचड़ धीरे धीरे बनने लगता है। धीरे धीरे बनता है। लेकिन यदि तापमान 75 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, लेकिन यदि टेम्परेचर 75 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, तो अम्ल और कीचड़ बनने की दर काफी बढ़ जाती है। तेल के सड़ने, खराब होने व प्रदूषित होने के
निम्न में से एक या अधिक कारण हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी तेल के सड़ने या खराब होने या फिर प्रदूषित होने के निम्न में से एक या कई कारण हो सकते हैं। वो क्या है? पहला, फिजिकल प्रदूषण, फिजिकल डिटेरियोरेशन, फिजिकल डिटेरियोरेशन, और दूसरा है केमिकल डिटेरियोरेशन, और तीसरा है डिटेरियोरेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गैसेस। प्रेजेंट गैसेस डिटेरियोरेशन, यानी गैसों की उपस्थिति के कारण आइए आगे चलते हैं। फिजिकल डिटेरियोरेशन पे देखते हैं क्या है। भौतिक प्रदूषण इसको कहते हैं। हाँ, गैसों की उपस्थिति के कारण गैसों की उपस्थिति के कारण प्रदूषण। तो देखिए, भौतिक प्रदूषण क्या कहता है? फाइबर, धातु के अंश तथा धूल के कणों के कारण। फाइबर, धातु के अंश तथा धूल के कारण विद्युत रोधी तेल खराब हो जाता है। खराब हो जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका तेल के ड्रमों का ठीक प्रकारशील बंद न होना। तेल के ड्रम का सही तरीके से या सही ढंग से सील बंद न होना। और क्या कारण हो सकता है? ठीक प्रकार से भंडारण न करना, ठीक ढंग से स्टोरेज न करना। और तीसरा कारण क्या हो सकता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में लापरवाही। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में लापरवाही। रासायनिक प्रदूषण का मुख्य कारण ऑक्सीकरण है।
मुख्य कारण ऑक्सीकरण है। ट्रांसफार्मर को काफी लंबे समय तक ट्रांसफार्मर पर लंबे समय तक ओवरलोड होने से उसका तापमान बढ़ जाता है। ट्रांसफार्मर लंबी अवधि तक ओवरलोड होने से उसका तापमान बढ़ जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। उच्च तापमान पर तीव्र ऑक्सीकरण होने के कारण हाई टेम्परेचर पर तीव्र ऑक्सीकरण तीव्र होने के कारण तेल खराब हो जाता है। तेल खराब हो जाता है या प्रदूषित हो जाता है। खराब या प्रदूषित हो जाता है। आगे लिखिएगा। विद्युत रोधी तेल शुद्ध हाइड्रोकार्बन तेल होने के कारण शुद्ध हाइड्रोकार्बन तेल होने के कारण ऑक्सीकरण कारण इसकी ऑक्सीजन से रासायनिक क्रिया होती है। कारण इसका ऑक्सीजन से क्रिया होती है। इसका ऑक्सीजन से रासायनिक क्रिया होती है। ऑक्सीजन से रासायनिक केमिकल रिएक्शन जिससे तेल खराब हो जाता है। इससे बचने के लिए ट्रांसफार्मर को पूर्णतः सील कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन विद्युत रोधी तेल के संपर्क में न आ सके। उपाय: ट्रांसफार्मर को अच्छी तरह से सील कर देना चाहिए जिससे इसके अंदर यह सील कर देना चाहिए जिससे ऑक्सीजन विद्युत रोधी तेल के संपर्क में न आ सके। जिससे ऑक्सीजन विद्युत रोधी तेल के संपर्क में न आ सके। आप लोगों को प्रॉपर अक्षर दिखाई दे रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि समझने में दिक्कत हो या ज्यादा छोटा लिख दिया गया हो। दिख रहा है सर जी। ओके गुड। अब आगे चलते हैं गैसेस के लिए। तो इसमें लिखना है ट्रांसफार्मर की कुंडलनों में किसी कारण शॉर्ट सर्किट होने पर
ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स में किसी कारणवश शॉर्ट सर्किट होने से ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में किसी कारणवश शॉर्ट सर्किट होने पर किसी बिंदु पर चिंगारी होने से किसी बिंदु पर किसी पॉइंट पर स्पार्किंग होने से मीथेन, एसिटिलीन इत्यादि गैसें बनती हैं। इत्यादि गैसें बनती हैं। ये गैसें तेल की पराविद्युत सामर्थ्य को कम करती हैं। ये गैसें ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कम करती हैं और कम डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य होने पर ट्रांसफार्मर में और कम डाइलेक्ट्रिक एनर्जी सामर्थ्य को कम करती है और ट्रांसफार्मर में आग लगने या विस्फोट होने की संभावना बढ़ जाती है, कम करती है, जिससे ट्रांसफार्मर में आग लगने एवं विस्फोट होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है। अब अगला लेक्चर कब है? 15 को, 15, 16, चलिए 15, 16 2 दिन में तो आपका खत्म हो जाए। अगले वाले लेक्चर में ये पूरा खत्म हो जाएगा और उसके बाद एक लेक्चर में आप लोगों को इलेक्ट्रिकल रूल बता देंगे। काम खत्म। सभी लोगों ने नोट कर लिया यहाँ तक? यस सर। अब आप लोगों की क्लास का समापन समय आ चुका है, बेहद करीब आ गए हैं, तो आप लोगों की क्लास बंद कर दी जाए। सर आप लखनऊ आ गए हैं? अभी नहीं, जब जिस दिन आ जाएंगे तो हम कॉलेज में आ जाएंगे ना। यस सर। आप लखनऊ में हैं? जी सर। सर हम सोचे अगर आप आए हो तो थोड़ा सा आइडियाज लिया जाए आपसे। ले लो भाई आइडिया, कोई जरूरी थोड़ा है कि पास। अब तो आजकल कम्युनिकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया है कि आदमी कहीं से भी किसी से भी सोते समय भी जगह के आइडिया ले सकता है। यस सर, ये बात तो है।
चलिए, तो आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त की जा रही है और अगले लेक्चर में इसका जो बचा हुआ सेक्शन है कि इस इंसुलेटिंग ऑयल का या इंसुलेटिंग ऑयल का टेस्टिंग करने के लिए सैंपल कैसे लेते हैं और सैंपल लेते समय कौन कौन सी सावधानियों का विशेष ख्याल रखना है, तो इसे अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।